नेक्स्ट लेक्चर नेशनल इनकम बेसिक्स के अंदर हम आज डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। हमने कल तक पढ़ा था, बोलो हाँ या ना। याद करो, फैक्टर इनकम टू साइडेड होगा या वन साइडेड होगा? फैक्टर इनकम टू साइडेड होगा। लैंड के बदले क्या मिलेगा? लेबर के बदले कैपिटल के बदले और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट। तो फैक्टर इनकम टू साइडेड है। कैसे बोलो? टू साइडेड। ट्रांसफर इनकम वन साइडेड है। ये सिर्फ लोग रिसिप्ट बेसिस पे लेते हैं कि बस मिल जाए, कहीं से सहायता मिल जाए, कहीं से एक नंबर का एमसीक्यू का आंसर मिल जाए, वो ट्रांसफर है ना। आपके नंबर जिसने आपसे पूछा, मान लो उसको गलत आता है या उसको सही भी आता है, और मान लो फर्स्ट उसको गलत ही आता है, तो वो आपका भी गलत करवा देगा। यस और नो? लेकिन अगर हरप्रीत सर से कोई डाउट पूछा जिनको आप फीस दे रहे हो, क्या दे रहे हो? फीस, तो वो हमेशा सही आंसर बताएंगे। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि बदले में क्या आ रही है? तो आप जो फीस दे रहे हो वो कौन सी इनकम है? फैक्टर इनकम। लेकिन जो आपको भीख में आंसर मिल रहा है, गलत मिल रहा है या सही, कोई मतलब नहीं, वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। दूसरा, फैक्टर इनकम का अर्निंग मोटिव होता है। फैक्टर इनकम का क्या होता है? बोलो, अर्निंग मोटिव। लेकिन ट्रांसफर इनकम का सिर्फ क्या होता है? रिसिप्ट मोटिव, बस मिल जाए भीख। दूसरा, फैक्टर इनकम अर्निंग मोटिव है, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है, लेकिन ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। बोलो हाँ या ना। अब एक 10th क्लास का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो कि आपने 10th क्लास के वहां पर डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ा था, जिसका नाम है पर कैपिटा इनकम। क्या है? बोलो बेटा। पर कैपिटा इनकम। कुछ भी लिखना नहीं है, पहले एक बात समझनी है आपको कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला सब लोग बोलते हैं, लेकिन आपको हमेशा क्वेश्चन पहले पूछता है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। क्या पूछता है बेटा? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। 10th में भी हमारी ये गलती थी कि आपको पर कैपिटा इनकम पूछते थे और आप बोलते थे टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। लेकिन पर कैपिटा इनकम का प्रॉपर मीनिंग है इनकम पर पर्सन ऑफ अ कंट्री। क्या है? इनकम पर पर्सन। और मैंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में हम इनकम का मतलब हमेशा क्या निकालते हुए चलेंगे? नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम पर पर्सन ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड एज पर कैपिटा। मान लो देश की नेशनल इनकम मान लो 1.5 लाख करोड़। कितनी है? 1.5 लाख करोड़। कितने जीरो आप जान लो। 1.5 लाख करोड़ देश की नेशनल इनकम अगर है और देश की पॉपुलेशन है 150 करोड़। कितनी है? 150 करोड़। तो पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी? 1.5 लाख करोड़ डिवाइड बाय 150 करोड़। 150 करोड़ 150 करोड़ ऊपर कैंसिल, तो बचा क्या? हर आदमी कितना कमा रहा है? 1 लाख। कितना कमा रहा है? बोलो, 1 लाख। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि मान लो एक व्यक्ति डॉक्टर है और एक व्यक्ति उसका असिस्टेंट है, मान लो लैब असिस्टेंट। अब जो डॉक्टर है वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। भाई पर कैपिटा इनकम आपने कैसे निकाली? नेशनल इनकम 1.5 लाख करोड़ डिवाइड बाय 150 करोड़। दैट मींस डॉक्टर भी 1 लाख रुपए कमा रहा है और उसका जो असिस्टेंट है वो भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब घोड़े और गधे एक रेट से पैसा कमाते हैं। तो क्या पर कैपिटा इनकम, आपने 10th में ही पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम कंट्री का एक यूजफुल मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गधे और घोड़ों को एक साथ लाके खड़ा कर देता है। इसके हिसाब से डॉक्टर और उसका कंपाउंडर या असिस्टेंट सेम पैसा कमा रहे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ अ डॉक्टर एंड हिज असिस्टेंट। तो पर कैपिटा इनकम इतना यूजफुल मेजर नहीं है। लेकिन ये तो थी 10th क्लास। 11th में नया क्या सीखेंगे? हम पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्योंकि उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है? बोलो, टोटल पॉपुलेशन। वो तो आपको सेंसस दे देता है। हर देश का सेंसस होता है, सर्वे एनएसएसओ करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। वो सेंसस हर 10 साल में जनगणना करता है, पॉपुलेशन की काउंटिंग करता है। और तभी हमको पता पड़ा कि हमने तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया, हम तो 150 करोड़ हो गए।
प्री कोविड सेकंड थे, पोस्ट कोविड दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड बन गए, काम कुछ और था ही नहीं उसमें। सो दैट इज टोटल पॉपुलेशन तो आपको सेंसस दे देगा, कौन दे देगा? सेंसस। लेकिन नेशनल इनकम कहां से आएगी? तो ये 12th का चैप्टर पढ़ के आएगी। बोलो हाँ या ना? तो पर कैपिटा इनकम, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले क्या लिखा है? इट इज द एवरेज इनकम पर हेड। पर हेड मतलब पर पर्सन ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। इस सिस्टम को अप्रोप्रिएट क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज इसके दो रीजंस हैं। एक तो इसने इनकम डिस्पैरिटी खत्म कर दी, मतलब डॉक्टर और उसका असिस्टेंट सेम पैसा कमा रहे, इट हाइड्स इनकम डिस्पैरिटीज। और दूसरा, इसमें सिर्फ पैसे का कंसर्न है, जबकि रेस्पेक्ट, जॉब, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, उसका कोई कंसिडरेशन नहीं है। और मैं आपको इस बार बताऊं, जो लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ 2025 वाला, उसमें एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर लिबर्टी इंडिकेटर्स। क्या पूछा? व्हाट आर लिबर्टी इंडिकेटर्स। और हमारा 450 नेशनल टीचर्स, जो कि सिर्फ उदयपुर के नहीं, पूरे इंडिया के जो नेशनल टीचर्स हैं, केवी के जो टीचर्स हैं, या जो हेड एग्जामिनर्स हैं इकोनॉमिक्स के, हम सबका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें मैं भी हूं, ठीक है? उसमें 450 टीचर्स का ग्रुप है। लगभग मैं आपको बताऊं तो 425 टीचर का ये क्वेश्चन था कि लिबर्टी इंडिकेटर कहां से पूछे। जबकि लिबर्टी इंडिकेटर यहां से पूछे, ये नोट्स में जो ये लिखा है, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, दीज आर द लिबर्टी इंडिकेटर्स। आज अगर आप जो काम कर रहे हो उसकी रेस्पेक्ट हो, आपको अगर देश में सिक्योरिटी मिले, आपको कोई जान मान का खतरा ना हो, आपको अपनी बात बोलने का पूरा अधिकार हो, जिसको बोलते हैं फ्रीडम, तो यही तो लिबर्टी इंडिकेटर है। इज इट क्लियर? और आधे लोग लगे हुए थे आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस। सोचो क्या ही पढ़ाते होंगे, राइट? जबकि लिबर्टी इंडिकेटर कहां से पूछा उन्होंने? ये लाइन को एक्सप्लेन करना था सिर्फ। आज लिबर्टी, थोड़ा कॉमन सेंस दिमाग में होना चाहिए। अब लिबर्टी इंडिकेटर करके तुम एनसीईआरटी, या एक महान बुक है जिसको हम भी पढ़ के पास हुए, लेकिन अब हम उसको पढ़ाते नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि वो बुक लिमिटेड है। अपने नोट्स को अपना ऐसे करना है कि उसमें सब आ जाए। अब सोचो 400 नेशनल टीचर्स का क्वेरी, व्हाट आर लिबर्टी इंडिकेटर कहां से पूछा? ना एनसीईआरटी में दिया, ना उस बुक में दिया, किसी बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लिबर्टी इंडिकेटर क्या होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना था बस। क्या लगाना था? लिबर्टी इंडिकेटर क्या है? सिक्योरिटी, फ्रीडम, रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। बस इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन करके आना था। 3 नंबर का क्वेश्चन था। आई बात समझ? बोलो कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हाँ जी। अब वो पता नहीं, वो रीजन दूसरा रीजन था। अपने यहाँ अजमेर रीजन से पेपर आता है, वो दूसरा रीजन। सीबीएसई के 8 रीजन्स में पेपर आता है, मुंबई रीजन, दिल्ली रीजन। मुझे दिल्ली रीजन के उसमें क्वेश्चन था, राइट? तो बोलो लिबर्टी इंडिकेटर। अब पूरा नेशनल इनकम बढ़ लिया, 101 क्वेश्चन लगा लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, पूछा क्या? लिबर्टी इंडिकेटर, जिसको कहते हैं कॉमन सेंस। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर देख सकते हैं, उसमें आप मुझे वहां गाली मत देना, क्योंकि मुझे अगर गाली दोगे तो मैं सीधा बता दूंगा ये लो क्वेश्चन। आई बात समझ? उतारो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर नीचे वाले पॉइंट कॉपी करेंगे फटाफट से। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज पर हेड इनकम। आज के बाद कभी ध्यान रखना, अगर पर कैपिटा इनकम पूछे तो सीधा फॉर्मूला मत बोलना। क्या बोलोगे? इनकम पर हेड ऑफ अ कंट्री। कॉपी, फॉर्मूले तक कॉपी करो, फिर आगे का उतारेंगे, फटाफट से कॉपी। ओके, पर कैपिटा इनकम लिखने के फॉर्मूले के बाद अब आप इन 2 लाइन को लिख लीजिए, और लास्ट लाइन, हाँ जी, इसको उतार लो फटाफट से। नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इज द फॉर्मूला। अब आप इसको कॉपी करें, बातें कम करो तो लिख पाओगे ना। इनकम पर हेड ऑफ अ कंट्री,
per capita income is equal to national income divided by total population. Then now write these points फटाफट से, और यहां पर आप लास्ट पॉइंट को हेडिंग लगा देना ब्लैक पेन से, लिबर्टी इंडिकेटर्स। ये लास्ट पॉइंट जो है सिक्योरिटी, आज हर आदमी चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योर हो, उसकी लाइफ इकोनॉमी में सिक्योर हो। सोचो अपने इधर आके बम गोली बरसा रहे कोई, तो पढ़ने कैसे आओगे, मैं पढ़ाने कैसे आऊंगा? अभी अभी तो शादी हुई है, नहीं तो सिक्योरिटी रखी। बोलो सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या देती है? आर्मी। अरे सुना होगा जल सेना, वायु सेना, थल सेना, ये लिबर्टी इंडिकेटर है। दूसरा फ्रीडम, कोई भी या किसी को भी गाली दे देता है आके, ये फ्रीडम है, राइट? कई लोग स्टैंडिंग पॉलिटिकल पार्टी को गालियां दे रहे, विपक्ष को गालियां दे रहे, ऐसा सिर्फ इंडिया में अलाउड है, ध्यान रखना। बाकी एक देश है जहां किम जोंग है, किम जोंग, जानते हो कौन सा? हाँ, वहां तुम गाली दे के देखो उनको, सीधा ऊपर विद इन 1 और 2 मिनट्स निपटा देते हैं, ध्यान रखना। तीसरा रेस्पेक्ट, हर व्यक्ति को बराबर इज्जत। अरे बताओ गवर्नमेंट हर व्यक्ति को बराबर इज्जत देती है कि नहीं? गरीब पे क्या लगाती है? टैक्स। और अमीर, गरीब पे क्या, गरीब को क्या देती है? सब्सिडी। और अमीर पे क्या लगाती है? तो इससे रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन। प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है कई लोगों को, बोलो है ना, दैट इज रिकॉग्निशन। ये सारे के सारे लिबर्टी इंडिकेटर्स है, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये थर्ड पॉइंट के आगे लिबर्टी इंडिकेटर लिख देना। ये नया क्वेश्चन था अभी के पेपर का, लेकिन ऐसे नया नहीं है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। लास्ट पॉइंट रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, उसके आगे कैपिटल में लिबर्टी इंडिकेटर्स लिख देना। अब बताओ एग्जाम में इनको एक्सप्लेन तो कर लोगे आधे आधे नंबर जितना, कि रेस्पेक्ट क्या होती है, सिक्योरिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है। फ्रीडम का मतलब कुछ भी बोलने की ताकत, आजादी, राइट टू स्पीक, यस वेरी गुड, सो दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। अरे हाँ या ना? ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम पूरा का पूरा खत्म। इसको कॉपी कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद मित्रों, अब आप नेशनल इनकम को पढ़ने के काबिल बने हो। इतने सारे कंसेप्ट, सिर्फ आपको इस वर्ड का मीनिंग अभी हम शुरू कर रहे हैं। नेशनल इनकम का मीनिंग आपके सामने आ रहा है, राइट? और निकालना भी हम इसी यूनिट में सीखेंगे, लेकिन पूरा ध्यान अभी, कॉपी बंद, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी बंद, पूरा ध्यान। इसके 3 अप्रोच है, नेशनल इनकम निकालने के रास्ते भी 3 है और मेथड भी 3 है। किसी भी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बोलो रास्ते भी 3 और मेथड भी 3। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। फैक्टर इनकम 4 होती है, बताओ कौन कौन सी? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो सबसे पहला इनकम मेथड है, कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। इसके अंदर नेशनल इनकम की डेफिनेशन है, इट इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय, ऐसी इनकम का टोटल जो कि एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है। किसने कमाई है? नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है अभी हम पढ़ेंगे, उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर लगता है नॉर्मल रेजिडेंट पे। तो सम टोटल ऑफ इनकम, इनकम मतलब इनकम को सम करवाएगा, ऐसा ध्यान रखना। इनकम मतलब किसका सम करवाएगा? इनकम का। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्शन। वो गुड्स एंड सर्विसेज का सम करवाएगा, प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। और तीसरा मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, वो पूरी कंट्री के एक्सपेंसेस का प्लस करवाएगा, ये ध्यान रखना। बोलो इनकम किसका प्लस करवाएगा? इनकम का। प्रोडक्शन मेथड किसका प्लस करवाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। और एक्सपेंडिचर मेथड किसका प्लस करवाएगा? पूरी कंट्री में जितने भी एक्सपेंसेस हुए। सरप्राइज ये कि किसी भी मेथड से निकालो नेशनल इनकम सेम आई।
किसी भी मेथड से निकालो नेशनल इनकम क्या आएगी मित्रों, सेम, भले इनकम मेथड, भले एक्सपेंडिचर, भले ही प्रोडक्शन, क्योंकि ऐसी इनकम जो अलग अलग मेथड से अलग अलग आए तो एक्यूरेसी आपकी गलत है, आपका आंसर एग्जाम में गलत है। और सर एग्जाम में कौन सा पूछेंगे, तो तीनों में से कोई भी पूछ सकते हैं, तीनों में से कोई भी, लेकिन हमेशा ध्यान रखना अगर इनकम मेथड है तो वो इनकम को प्लस करना है, किसको प्लस करना है, सारी इनकम को। अगर प्रोडक्शन मेथड है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस को प्लस करना है, और अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो सारे के सारे एक्सपेंसिव। वापस से बोलो, इनकम मेथड है तो किसको प्लस करना है, सारी इनकम को। प्रोडक्शन मेथड है तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और एक्सपेंडिचर मेथड है तो सारे एक्सपेंसेस को क्या करना है, प्लस। डेफिनेशन को रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इट इज द सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इनकम मेथड खत्म, इनकम मेथड का मीनिंग खत्म। दूसरा बोलो प्रोडक्शन मेथड, इट इज द सम टोटल ऑफ, याद करो आटा बनाया था, वीट बनाई थी, वीट बना आटा और आटा बना बिस्किट। बोलो वैल्यू किसकी लेंगे, सिर्फ बिस्किट की, क्योंकि बिस्किट की वैल्यू में आटे की वैल्यू और आटे की वैल्यू में वीट की वैल्यू ऑलरेडी गए। तो प्रोडक्शन मेथड क्या कहता है, कौन सी वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है, फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड। और एक्सपेंडिचर मेथड, सर सुबह से उठ करके टूथब्रश टूथपेस्ट से लेकर के रात तक तुम्हारा मुंह चलता है, सुबह ब्रश से शुरू करते हो, रात को ब्रश पे ही खत्म करते हो, अगर दिन में 2 बार ब्रश करते हो तो, वरना एक ही बार करते होगे। मैं खुद कभी कभी एक ही बार करता हूं, क्या करें, ठीक है। लेकिन पूरे दिन मुंह चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, चढ़ता। कितना खर्चा करते हो खुद पे, सबसे पहले सुबह का नाश्ता तुम्हारा खर्चा, दिन का लंच तुम्हारा खर्चा, डिनर, फिर ब्रेक में बाबू को चॉकलेट खिलानी है। ये सारे एक्सपेंसेस को प्लस कर दो, किसको प्लस कर दो, बोलो सारे, टोटल एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। बोलो हाँ या ना, यार बताओ वापस से, इसको मैं हटा रहा हूं, बताओ कितने मेथड है नेशनल इनकम के, 3। इनकम में सारी इनकम को प्लस करना है, प्रोडक्शन में सारे गुड्स एंड सर्विस, वो भी कौन से, फाइनल की इंटरमीडिएट, फाइनल, और एक्सपेंडिचर में सारे के सारे एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये 3 मेथड का सिर्फ मीनिंग बताया है। अभी इस डेफिनेशन में मुझे 2 चीजें आपको एक्सप्लेन करनी, उसके बाद बेसिक्स खत्म होंगे, एक नॉर्मल रेजिडेंट और एक डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर, पहले इसको उतार लो फिर आगे बढ़े। सिर्फ ये डायग्राम को पूरा उतारना है। नेशनल इनकम कैन बी डिफाइंड इन 3 एस्पेक्ट्स। नेशनल इनकम के मित्रों 3 एस्पेक्ट, नीचे का कुछ नहीं उतारना आपको, इंडिया वगैरह कुछ नहीं, साइलेंट प्लीज। ये नीचे जो डब्बा बना है वो कुछ नहीं उतारना आपको। याद करो वापस अभी क्या बताया था, इनकम मेथड में सारी क्या प्लस होंगी, इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट, इनकम अर्न बाय नॉर्मल। अब से नॉर्मल रेजिडेंट क्या है तो उसके लिए पूरी क्लास लगेगी, लेकिन पहले इसको समझो। इनकम में सबको किसको प्लस करोगे, इनकम को। प्रोडक्शन में किसको प्लस करोगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली विच गुड्स, फाइनल गुड्स। और एक्सपेंडिचर में सारे के सारे क्या प्लस करोगे, एक्सपेंसेस प्लस करेंगे। सर बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, उतारो कॉपी, एवरीबॉडी कॉपी। नेशनल इनकम की तीनों अप्रोच बोलो, समझ में आई क्या, बोलो इनकम मेथड में किसको प्लस करना है, पूरी की पूरी इनकम को। प्रोडक्शन मेथड में क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, वो भी कौन से गुड्स, फाइनल गुड्स, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस को प्लस करना है। नाउ कमिंग, वी हैव 10 minutes, ओनली डायग्राम आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। साइलेंट प्लीज। व्हाट इज, यस यहां तक कॉपी हो गया सबका, करो कॉपी करो, पहले तो चिल्लाते ही रहेंगे, फटाफट लिखो कॉपी करो, देखते रहो जिंगो नहीं हो। अब सुनना बहुत ध्यान से सर, आपने अभी पढ़ा ऊपर इनकम मेथड में आपने लिखा बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री,
कंट्री का मतलब इंडिया, और ये नेशनल इनकम पूरे वर्ल्ड में ऐसी निकलती, ध्यान रखना, कोई भी देश हो, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी कंट्री का, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का मीनिंग क्या है, और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, कोई और दूसरा टीचर ढूंढ के बता दो उदयपुर में जो बताता हो, ठीक है। अब ध्यान रखना, सब अभी इवनिंग कोचिंग वाला बैच बन रहा है, सब नेशनल इनकम जब खत्म करेंगे उनको मैं एक ही बात पूछता हूँ, इंडिया का मीनिंग बताया क्या, बोले से इंडिया मतलब भारत, बस दिमाग ही वहीं तक है। अब सुनना ध्यान से, इंडिया का मीनिंग आपके सामने आ रहा है, मेरी राइटिंग बहुत माशाल्लाह है, तो इंडिया का डायग्राम तो मैं कैसे ही बनाता, इसलिए मैंने इंडिया को गोल बना दिया, ठीक है। अब सुनना, ये गोला इंडिया का मैप है, मान लो गोला इंडिया का क्या है, मैप। सुनना, इंडिया का मतलब मैप तो है ही, मैप तो है ही, बताओ इंडिया के लेफ्ट राइट और नीचे क्या है, बताओ, सी, क्या है बेटा, सी, समुद्र में भी इंडिया है, ध्यान रख, और समुद्र में, समुद्र में चलता है शिप, समुद्र में क्या चलता है, शिप, और शिप की स्पीड किलोमीटर पर आवर पे नहीं होती, शिप की स्पीड होती है नॉटिकल माइल्स, किसमें होती है, नॉटिकल, सुनना ध्यान से, इधर बोलो पानी है, बोलो आज ब्लू है, पानी पानी, अब सुनना, इधर देखो, पानी है ब्लू, ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो खुद पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना, इसलिए चुप बैठो, खुद पढ़ना पड़ेगा नहीं तो, और कहीं लिखा हुआ नहीं है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का पीडीएफ नहीं मिलेगा कहीं, वहां भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो सुनना ध्यान से, इंडिया का मतलब, अच्छा ये मैं आपको बताऊं, ये कॉन्सेप्ट आपको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, पहली बात तो कोई और पढ़ाता नहीं है, और हम इसलिए पढ़ा रहे, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमको हमारे टीचर ने पढ़ाया था, ध्यान रखना, और उन जैसा टीचर भी कभी वापस मैंने देखा नहीं पूरी लाइफ में, ठीक है। वो अब उन्होंने अब पढ़ाना छोड़ दिया है क्योंकि ही इज अ रिटायर्ड पर्सन, सो ये कॉन्सेप्ट वहां से उठ के आ रहा है, आप सोचो 2012 में मेरी 12th हुई थी, उससे हमको तो जो टीचर पढ़ा रहे थे, हम उनका 25वां बैच थे, 25th बैच, तो ये कितना पुरानी सोच से कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने लॉ पढ़ी हुई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग इंडिया का पढ़ाते थे, तो ये पहली बात तो 10 मिनट अब जो, भले इसकी नोटिंग आप बाद में करना, लेकिन 10 मिनट अब जो सीखने को मिलेगा, मैं कह रहा हूं कोई भी टैक्स पढ़ोगे, इनकम टैक्स, जीएसटी, सब में सेम मीनिंग है इंडिया का, ध्यान रखना। अब सुनना बहुत ध्यान से, मीनिंग बहुत एडवांस, इंडिया के लेफ्ट राइट और नीचे क्या है, पानी, पानी में चलता है शिप, और शिप का जो स्पीड मीटर होता है उसकी डिस्टेंस होती है नॉटिकल माइल्स में मेजर, किसमें मेजर होती है, नॉटिकल माइल। अब सबसे पहले ध्यान रखना, लेफ्ट राइट और नीचे 12 नॉटिकल माइल तक के एरिया को, आपको ये 12 दिख रहा है यहां पर, 12 नॉटिकल माइल तक के, मतलब कि ये इतने एरिया को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर्स, क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर। मैंने सिर्फ अभी फर्स्ट जो सेकंड जो लेबलिंग है वहां तक की है, 12 नॉटिकल माइल तक अगर कोई ऑयल फील्ड है समुद्र के बाहर, मतलब समुद्र के अंदर लेकिन इंडिया के मैप के बाहर, मान लो यहां पर कोई ऑयल फील्ड है, तो क्या ये 12 नॉटिकल माइल के अंदर है, हाँ ये भी इंडिया है, इसकी भी जो इनकम होगी वो भारत की नेशनल इनकम में प्लस होगी, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। तो 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया है ही है, और 12 नॉटिकल माइल के एरिया के बाहर का एरिया अप टू 200 नॉटिकल माइल, यहां तक ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया है ही है, 12 नॉटिकल माइल के अंदर कोई भी, अब सोचो साउथ में फिशिंग चलती, फिशिंग, खूब सारे मछुआरे मछलियां पकड़ने जाते हैं, वो मछलियां पकड़ने समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र से जो मछली पकड़ के लाए और जो इनकम हुई है वो इंडियन इनकम है। वो कौन सी इनकम है, आपको समझ में आ रहा है प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा है। 12 नॉटिकल माइल तक भारत है, मतलब 12 नॉटिकल माइल तक कुछ भी है, हाई फ्लोटिंग सी है,
जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? फतेह सागर पे बोटिंग करने गए हो, उसमें जो वो रास्ता है पूरा जिसपे आप फिर बोट पे चढ़ते हो, फिर उस पर चढ़ के बाहर निकलते हो, वो उसको फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, राइट? तो जो भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जिससे जो भी इनकम हो रही है, कितने नॉटिकल माइल तक? 12 नॉटिकल माइल तक, वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। क्या है? इंडियन टेरिटोरियल वाटर। मतलब इसके बीच में कोई भी आया मतलब वो भारतीय सीमा में आ चुका है, और उसके बीच जो भी इनकम हो रही है वो भारत की इनकम है, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सर अब ये 200 नॉटिकल माइल तक का क्या कॉन्सेप्ट है? पहली बात तो मुझे बताओ, ये डिस्टेंस आपको मैप से लेनी है। कहां से लेनी है? मैप से, लेफ्ट, राइट और नीचे। तो सर अब 200 नॉटिकल माइल तक जाएंगे तो कहीं यहां पर तो अपने को श्रीलंका आ जाएगा, तो फिर तो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, श्रीलंका इंडिया हो गया? नहीं, 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया ही है, और 12 नॉटिकल माइल तक श्रीलंका नहीं आता है। श्रीलंका इज आफ्टर 12 नॉटिकल माइल, ध्यान रखना। तो जो 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया है उसको अपन कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब क्या हुआ, श्रीलंका आ गया इधर। अब 12 नॉटिकल माइल के बाहर अगर कोई काम हो रहा है तो आसपास के जो पड़ोसी देश है, जैसे नीचे श्रीलंका आ गया, उधर भी आसपास कुछ कोई भी देश अगर आएंगे तो उनके बीच एग्रीमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? एग्रीमेंट। वो डिसाइड करता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की प्रॉपर्टी, देखो 12 नॉटिकल माइल तक तो इंडिया ही है, उसमें तो जो भी ऑयल फील्ड है या कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है वो सब किसका है? 12 तक। 12 नॉटिकल माइल तक वो किसका है बोलो? इंडिया का। लेकिन 12 के बाद में जो फिर आसपास के पड़ोसी देश है उनके बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के एग्रीमेंट्स। वो डिसाइड करेगा कि वो इंडिया का है या श्रीलंका का है। आई बात समझ? और इसके बाद के एरिया से हमारा कोई मतलब नहीं है। 200 नॉटिकल माइल के बाद के एरिया को बोलते हैं हाई सी। क्या बोलते हैं? हाई सी। ये कॉन्सेप्ट बोलो दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा? ये कॉन्सेप्ट जब आप फाइनल में जाओगे, सीए के लेवल के अंदर फाइनल में जब जाओगे तो वहां पर आपको कस्टम एक्ट में देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कस्टम एक्ट। लेकिन उसकी रूट्स कहां हैं? नेशनल इनकम में रूट्स। आप सोचो आगे का लेवल क्या होने वाला है। आगे क्वेश्चन बनेगा, सोचो कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा या नहीं? तो आपको समझ में आना चाहिए भारत का सिर्फ मैप इंडिया नहीं है। बात ध्यान रखना, आज के बाद अगर कोई बोले इंडिया क्या है, आप उसको मैप नहीं दिखाओगे, आप क्या बोलोगे? इंडिया मींस मैप प्लस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। और इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स के कितने नॉटिकल माइल तक है बोलो? 12। 12 तक तो इंडिया ही है। 12 तक कोई भी मछुआरा पकड़ के मछली लाया, उसने यहाँ बेची, यहाँ बेची, मैं कह रहा हूँ कहीं भी बेची, लेकिन अगर 12 नॉटिकल माइल तक खरीदी, मैं तो कह रहा हूँ वहीं निकाली मछली और वहीं बेच दी। ठीक है? मान लो ये वीरेंद्र तैरने में गया वहां पे, ठीक है, इसने तमिलनाडु से तैरना चालू किया, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल तक चला, भूख लगी बीच में, और एक मछली वाला ये लक्षित ने मछली पकड़ी और ये बोले भूख इतनी लग रही मैं तो जिंदा ही खा जाऊंगा मछली। तो ये भी मछली इंडिया की सेल है, ध्यान रखना, इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट है। इज इट क्लियर? क्योंकि टेरिटोरियल वाटर में बेचा गया है। तो 12 नॉटिकल माइल तक क्या है बेटा? इंडिया। अच्छा 200 नॉटिकल माइल तक क्या है? अच्छा ध्यान रखना, ये 200 नॉटिकल माइल भी यहीं से लेना है। कहां से लेना है? यहीं से। मतलब ऐसा नहीं है 12 नॉटिकल माइल तक फिर उसके बाद के 200, ये लाइन पूरी शुरू से बन रही है। आप देखो दोनों 200 नॉटिकल माइल तक में उसमें 12 आ रहा है, लेकिन मतलब इफेक्टिवली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आफ्टर 12 किलोमीटर शुरू होती है, आफ्टर 12 NM नॉटिकल माइल शुरू होती है। लेकिन मेजरमेंट इंडिया से ही होता है, ध्यान रखना, मेजरमेंट मैप से ही होगा। और इसके बाद के एरिया को क्या बोलेंगे बोलो? हाई सी। इसका कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। बोलो हाँ या ना? यहां तक आज डिस्कस करते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे कल।